अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, कल हमने स्टार्ट किया था एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2। तो कल हमने देखा कि हमारे पास वेक्टर एंड स्केलर क्या होता है, उनके दरमियान डिफरेंस क्या है और वेक्टर और स्केलर की फ़िज़िक्स में क्यों ज़रूरत पेश आई। उसके बाद हमने कुछ एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पेश आई और हमारे पास ये होता क्या है, इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास पीपीएससी और अदर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर लास्ट पे हम कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे जो कि ई कैट और एम कैट के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आपने आखिर तक बने रहना, इंशाल्लाह आपको फील आएगा। तो मेरा नाम ज़ाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिज़िक्स एकेडमी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसे ही हमें नाम से पता चल रहा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जब भी हमारे पास दो लाइनें जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उन दो लाइनों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टूडेंट, सपोज करो हमारे पास ये दो लाइनें हैं, अगर हमारे पास ये 90 के एंगल पर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो 90 के एंगल पर, अब ये हमारे पास 90 का एंगल है, तो जब भी दो लाइनें हमारे पास 90 के एंगल पर हो तो उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। और उस सारे सिस्टम को जो कि हमारे पास बन रहा होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब बच्चों, मेरे पास ये जो हाथ में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार है, इसमें हमारे पास जो दो लाइनें हैं वो बिल्कुल आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इस सारे सिस्टम को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जिस पॉइंट पर हमारे पास दो लाइनें आपस में मिल रही होती हैं, आपस में कोलैप्स कर रही होती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये हमारे पास कहलाता है ओरिजिन। और स्टूडेंट, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो हमारे पास है रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि यहाँ से ही हमारे पास मोशन स्टार्ट होगी। अगर हमने इस पॉइंट से इधर गए तो उसको उस एक्सिस का नाम और होगा, अगर इस पॉइंट से ऊपर गए तो उस एक्सिस का नाम और होगा। इसीलिए हम इस पॉइंट को ओरिजिन या हमारे पास रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम हमारे पास है रेफरेंस पॉइंट। अब हमारे पास अगर इस ओरिजिन से हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो हम कहेंगे कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इस ओरिजिन से यहाँ की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम इस पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो हम कहेंगे कि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इस पॉइंट से इधर आएंगे तो हम कहेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे कि हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस बन जाएगा। और इसी तरह इस पॉइंट से नीचे की तरफ हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस बन जाएगा। और अब हमारे पास ये जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स वाई प्लेन। बच्चों, ये भी हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, ये भी एक हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है और इसी तरह ये भी हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है। अब ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2D में, ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 2D में है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई ही हैं, दो कोऑर्डिनेट यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D। अब हमारे पास ये जो एक्स वाई प्लेन बन रहे हैं, अब इसमें हम कोई पॉइंट सपोज करेंगे और उस पॉइंट के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या बात हुई, तो बच्चों उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें जितना एक्स में और जितना वाई में मूव करना पड़ेगा वहीं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। दोबारा सुन लें, अगर हम एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट रखें और उसको सपोज करें तो हम ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना एक्स में मूव करेंगे और जितना वाई में मूव करेंगे वो हमारे पास उस पॉइंट का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगे। तो सपोज करो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमने ये पॉइंट सपोज कर लिया। अब हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है जो कि हमारे पास है
पी पॉइंट। अब हमारा गोल ये है कि हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो हम मोशन हमेशा ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बच्चों ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पर एक छोटू सा बच्चा है, उसने कहना है कि मैंने इस पॉइंट तक जाना है। वो यहाँ से भागता 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 यहाँ पर पहुँच गया। जैसे ही वो यहाँ आया तो उसने एक्स एक्सिस में ए डिस्टेंस को कवर किया। अब उसने तो सोचा था मैंने इस पी पॉइंट तक जाना है, तो जैसे वो यहाँ पहुँचा उसने कहा कि अभी तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो वो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया। अब उसने वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हमने बी का नाम दे दिया। तो फाइनली ओरिजिन से ये छोटू सा लड़का पहले एक्स एक्सिस की तरफ मूव किया, फिर उसने वाई की तरफ मूव किया, तो फाइनली वो उस पॉइंट तक पहुँच गया था जिसको हमने एक्स वाई प्लेन में सपोज किया था। अब जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो जितना इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए छोटू ने एक्स में मूव किया वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जितना ही इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस छोटू ने वाई में मूव किया वो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। और इसी तरफ भी हमारे पास होगा वाई कोऑर्डिनेट के, क्योंकि हमारे पास ये एक प्लेन है, ये हमारे पास 2D है, तो इसीलिए 2D में हमेशा किसी भी पॉइंट के मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, 2, एक्स और वाई। तीसरा कोऑर्डिनेट प्लेन में कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए इस पॉइंट के हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट बने एक्स और वाई, जो कि हमारे पास इक्वल हैं ए और बी के। अब अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपस में मिलाएं तो ये हमारे पास बनता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला जो कि हमारे पास उन 2 पॉइंट्स के दरमियान हो, तो उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ही ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला होता है। ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये वाला जो होगा वो हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जो अगर हमने इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वो हमारे पास बताएगा एंगल, जो कि एक्स एक्सिस के साथ होगा, वो वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ होगा। तो इस एक्सिस के से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो जो एंगल बनेगा वो वाला एंगल इस पॉइंट की, इस वेक्टर की, इस एक्स वाई प्लेन में डायरेक्शन को बताएगा। तो ये तो था हमारे पास स्टूडेंट एक्स वाई प्लेन में एक हमने पॉइंट लिया, उसके हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को फाइंड किया। लेकिन हमारे पास कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे पास 3D से बिलोंग करती है, और अब ज़ाहिर बात है उनको सोल्व करने के लिए हमें 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D में कैसा होता है। तो उसको देखने के लिए कुछ भी नहीं बच्चों, जिस तरह 2D में हमारे पास 2 लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी, इसी तरह 3D में हमारे पास 3 लाइनें जो आपस में 90 के एंगल पर हों, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इन 3D। तो हमारे पास इससे पहले कि आप 3D का फील कर पाए, जिस रूम में आप बैठे हैं, आप अपना चेहरा मुबारक अगर ऊपर करें तो आपको छत का एक कोना नज़र आ रहा होगा, और उस कोने पर एक पॉइंट ऐसा है जिस पर तीनों लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे एक ऐसे लाइन आ रही है, एक ऐसी लाइन आ रही है और एक नीचे की तरफ जा रही है, और वो वाली तीनों लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब आपके घर में टोटल रूम के 8 कोने हैं, तो इसी तरह आपके एक रूम में 8 कोनों वाला 8 कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D में ऑलरेडी मौजूद है। तो यही हमारे पास होता है, जब 3 लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, वो 90 के एंगल पर होगी, तो उस सारे सिस्टम को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D। तो अब हम उसको बना लेते हैं। अब आपको फील आ गया होगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D में कैसा होता है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D में कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे पास जिस तरह 2D में 2 लाइनें थी, इसी तरह 3D में अब हमारे पास 3 लाइनें आ जाएंगी। ये अब हमारे पास आ गई 3 लाइनें।
इसको हम कह देते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कह देते हैं वाई एक्सिस, और ये हमारे पास होगा जी एक्सिस। ये बच्चों प्लेन है इसलिए जी हमने ऐसे बनाया, वरना ये बोर्ड से बाहर आता होगा। अब हम बोर्ड से बाहर तो लाइन खींच नहीं सकते, इसलिए इसे ही गुजारा करें, और ये हमारे पास होगी बाहरी। वैसे जिस तरह आपको वो कोना नज़र आ रहा है जिसमें एक लाइन नीचे की तरफ है, तो इसी तरह हमारे पास ये लाइन ऐसे बाहर की तरफ है। और 3D में हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह का होता है। अब हमारा वही काम है कि अब हमने अगेन एक पॉइंट लेना है। अब हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन नहीं है, अब हमारे पास ये एक्स वाई और जी प्लेन है, क्योंकि अब हमारे पास 3D की बात आ गई है, स्पेस की बात आ गई है। तो स्पेस में हमेशा हमारे पास 3D होता है, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। तो अब हमारे पास कोई पॉइंट हम लेंगे इस एक्स वाई जी प्लेन में, और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना हमने एक्स में मूव करना है, जितना हमने उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वाई में मूव करना है, और जितना ही उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने जी में मूव करना है, तो वो हमारे पास उस पॉइंट के एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। सपोज करो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो बच्चों इसको समझने से पहले आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आपको फील आ जाए। उसी तरह आप जिस रूम में बैठे हैं, एक दफ़ा आप दोबारा अपना मुँह शरीफ ऊपर करें तो आपको एक फ़ैन नज़र आ रहा होगा। अब वो जो वो फ़ैन के पार हैं वो हमारे पास स्पेस में है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3D की। तो 3D बिलोंग किससे कर रहा है? स्पेस है। अब ये जो हमारे पास ऐसी है, ये हमारे पास बिल्कुल स्पेस है। तो जो उस फ़ैन के पार हैं वो भी हमारे पास स्पेस में ही हैं। तो अब हमारा गोल ये है कि हमने उस फ़ैन के परों तक पहुंचना है। तो उस फ़ैन के परों तक पहुंचने के लिए जितना हमने एक्स में, वाई में और जी में मूव करना है, वहीं उस पॉइंट के, उस फ़ैन के परों के कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगे। अब आप सपोज कर ले वहीं जिसको आपने पहले सपोज किया था एक कोना। बच्चों जब आप एक्स में मूव करेंगे और वाई में मूव करेंगे तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जिस पॉइंट से वो फ़ैन नीचे की तरफ लटक रहा है। जिस पॉइंट से वो फ़ैन नीचे की तरफ लटक रहा है उस पॉइंट तक आप पहुंच जाएंगे जब आप एक्स में और वाई में मूव करेंगे किसी छत के एक कोने को अपना ओरिजिन मानते हुए। लेकिन हमारा जो 3D है वो स्पेस से बिलोंग करता है, हमने स्पेस में जाना है, मतलब कि हमने फ़ैन के परों तक जाना है। तो अब हम एक नए कोऑर्डिनेट में मूव करेंगे जो कि हमारे पास उस रोड की डायरेक्शन में होगा जिसके साथ पक्का लटक रहा है। तो जब हम उस रोड की डायरेक्शन में मूव करेंगे वहीं हमारे पास तीसरा कोऑर्डिनेट कहलाता है जो कि जी एक्सिस होगा। तो अब हमने उस फ़ैन के परों तक जो कि स्पेस में, उस तक पहुंचने के लिए एक्स में भी मूव किया, वाई में भी मूव किया और जी में भी मूव किया नीचे की डायरेक्शन में। तो तब जाकर हम उस पॉइंट तक पहुँचे। तो यहाँ से पता ये चला कि अगर हम स्पेस में कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों? उस पॉइंट के हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स, वाई और जी। तो अब आपको अच्छी तरह ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा। सपोज करो ये वाला पॉइंट इधर है, यहीं उस ये फ़ैन है, यहीं उसके पार हैं। अब हमने इस परों तक जाना है, ये उस फ़ैन के पार हैं। अब हमने इस परों तक जाना है। तो हमने क्या किया, ओरिजिन से, वहीं बात हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होगी। तो हमने वहीं एक छोटू सा बच्चा है वो अब इधर आ गया, उसने अब जाना है फ़ैन के परों तक। तो सबसे पहले वो मूव करेगा एक्स एक्सिस में। जब वो एक्स एक्सिस में ए मूव किया तो उसने कहा अभी तो फ़ैन तक हम नहीं पहुँचे, फ़ैन के परों तक। फिर उसने मूव करना वाई में स्टार्ट कर दिया। तो जब वो वाई में मूव करेगा तो वो बच्चों फ़ैन के परों तक नहीं पहुँचेगा, उस पॉइंट तक पहुँचेगा जिस पॉइंट से वो फ़ैन नीचे की तरफ लटक रहा है। अब अगर हमने उस फ़ैन के परों जो कि स्पेस में है उस तक पहुंचना है तो हमें जी एक्सिस में भी मूव करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास ऐसे जब हम मूव करेंगे तो तब जाकर हम उस फ़ैन के परों तक पहुंचेंगे जो कि उस रोड की डायरेक्शन में होगा। इधर तो बच्चों ऐसे आ रहा है ना, क्योंकि ये अब 2D प्लेन है तो इसमें ऐसे ही आएगा, लेकिन असल में वो नीचे की तरफ होता है। तो वाई में हमने बी मूव किया और जी में हमने सी डिस्टेंस कवर किया। तो फाइनली हम उस फ़ैन के परों तक पहुंच गए जो कि हमारे पास स्पेस में थे। अब इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट्स? 3 कोऑर्डिनेट हो गए, पहला एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जी। तो अब हमारे पास ए किसके इक्वल होगा? एक्स कोऑर्डिनेट के। बी हमारे पास होगा वाई कोऑर्डिनेट के, और सी होगा हमारे पास अब जी कोऑर्डिनेट। तो फाइनली हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जो कि हमारे पास स्पेस में था। अब वहीं उसी तरह अगर हम ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाएं तो ये हमारे पास बनता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि पहले की तरह 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम
फासला होता है। तो अब अगर हमने इस वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करनी है तो 2D में तो हमें सिर्फ एक एंगल चाहिए था, वो भी एक्स एक्सिस के साथ एंटी पैरेलल। लेकिन अगर हमने 3D में उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो हमें 3 एंगल चाहिए होंगे, एक उसका एक्स के साथ, उसी वेक्टर का वाई के साथ और फिर उसी वेक्टर का जी के साथ, तब जाकर हम उस वेक्टर की 3D में पोजीशन को बता पाएंगे। तो एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल बन जाएगा अल्फ़ा, वाई के साथ बन जाएगा बीटा और जी के साथ उसका बन जाएगा एंगल गैमा। तो ये उसके 3 एंगल बनेंगे जो कि हमारे पास उस पॉइंट की कंप्लीटली या उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कंप्लीट डायरेक्शन को बताएंगे। तो ये तो था बच्चों हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D और एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D, जिसमें हमने देखा कि किसी भी पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास, आप भी सोच रहे होंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। अक्सर हमारे ज़हनों में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जब हम बुक को खोलते हैं तो हमारे ज़हन में पहला क्वेश्चन आती है कि हम क्यों पढ़े हैं इसको, क्या वजह थी कि इन टॉपिक्स को फिज़िक्स में धकेलना पड़ा। तो अब हम देखते हैं कि हम इन टॉपिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है। ऐसे ही नहीं कि हम कोई टॉपिक उठाकर ऐसी फिज़िक्स में धकेल देते हैं। फ़िज़िक्स के हर लफ्ज़ के पीछे पूरी एक फ़िज़िक्स होती है। तो अगर हम देखें कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्यों यूज़ करते हैं, तो पहला जो इसका यूज़ है वो ये है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए हम किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। स्टूडेंट एक दफ़ा दोबारा सुन लें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए हम किसी भी पॉइंट की, चाहे वो 2D में हो चाहे वो 3D में हो, हम उस पॉइंट की डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, हमने तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा पोजीशन वगैरह का। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को 2D में हो चाहे वो 3D में हो, उस पॉइंट की पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए बता सकते हैं। तो कैसे? अब सपोज करो जिस फ़ैन के परों तक बच्चों आप पहुँचे वो फ़ैन हो गए ख़राब। अब आपकी मम्मा अंदर आई, आपकी मम्मा ने देखा कि फ़ैन के पर तो हो गए हैं ख़राब। आपकी मम्मा ने कहा कि मेरा बेटा इधर आए और जाकर इस फ़ैन के परों को ठीक करवा लाए। तो आप जैसे ही इलेक्ट्रीशियन के पास जाएंगे, आप उसको कहेंगे कि मेरे फ़ैन के पर ख़राब हो गए हैं, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि वो फ़ैन के पर हैं कहाँ पे। तो बच्चों अब अगर आपको फ़िज़िक्स आती है, अब अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D में यूज़ करना आता है, तो आप उसको उधर बैठे बैठे ही उस फ़ैन के परों की पोजीशन को बता देंगे। आप उसको कहेंगे कि आप रूम में जाइएगा, फ़लाने रूम में, आप घर में जब इंटर होंगे फ़लाने रूम में जाएँ, वहाँ पर आप एक कोने को ओरिजिन मानते हुए एक्स एक्सिस में आप 2 मीटर मूव करें, वाई एक्सिस में आप 2 मीटर मूव करें, तो आप फाइनली उस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे जो कि जिसके साथ फ़ैन लटक रहा है। लेकिन अब हमारे फ़ैन के पर ख़राब हैं, तो आपने जब उस फ़ैन के परों तक जाना है तो आपने जी एक्सिस में उस रोड की डायरेक्शन में 1 मीटर मूव करना है, तो फाइनली आप उस फ़ैन के परों तक पहुँच जाएंगे। तो ये तो था बच्चों हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ कि हम उसको यूज़ करते हुए किसी भी पॉइंट की, चाहे वो 2D में हो चाहे वो 3D में हो, हम उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो यही सबसे और इम्पोर्टेंट इसका पहला यूज़ था। और दूसरा यूज़ जो इसका है वो हमारे पास है डायरेक्शन का। बच्चों हमेशा वेक्टर की 2 हमारे पास इम्पोर्टेंट होती है, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। अब हम जो इम्पोर्टेंट है वो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो स्केलर की भी होती है, लेकिन बात जो क्वांटिटी को वेक्टर बना रही है वो डायरेक्शन है। तो इसी तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए हम किसी भी पॉइंट, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब वो कैसे, उसको हम देखते हैं कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन को कैसे बता सकते हैं। तो सपोज़ करो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2D में हम सपोज़ कर लेते हैं। अब सपोज़ करो हमें कोई बंदा बाहर बैठा है, वो ये कह रहा है कि आपका वेक्टर, आपकी फोर्स एक्स एक्सिस से 0 एंगल पर है। अब वो डायरेक्शन बताएगा कौन? वो डायरेक्शन स्टूडेंट हमारे पास एंगल बताएगा। एंगल इधर से भागता हुआ आएगा, वो कहेगा कि ये वाला काम मेरे ज़िम्मे, डायरेक्शन बताना मेरा काम है। और वो कैसे बताएगा? वो कहेगा कि एक्स एक्सिस के साथ आप एंटी पैरेलल मूव करें और उस वेक्टर तक पहुंचने के लिए जितना आपने एंगल कवर किया वही एंगल उस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा, चाहे वो 2D में हो चाहे वो 3D में हो। तो अब हमें कोई बंदा कहता है कि हमारा जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल पर है, वो बाहर बैठा हमें बता रहा है,
तो हमें फौरी पता चल जाएगा कि उस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। ऐसे हमें फौरी उस वेक्टर की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। अब अगर वो बंदा कहे कि आपका वेक्टर, फ़र्ज़ करो ये हमारे पास फोर्स ही है, फोर्स आपकी 10 न्यूटन की 45 एंगल पर लग रही है, तो जैसे ही उस बंदे ने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि एक्स और वाई के दरमियान 90 का एंगल होता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना, ये 90 के एंगल पर होते हैं, और अगर वो 45 के एंगल पर है तो वो एक्स और वाई के बिल्कुल बीच में होगा। तो आपको फौरी पता चल गया एंगल की हेल्प से कि हम उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक्स और वाई के बिल्कुल दरमियान में होगा, जो कि अब ये वाला एंगल है हमारे पास 45 का एंगल, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये वाला वेक्टर जो कि फोर्स है 10 न्यूटन की, ये किधर लग रही है, एक्स और वाई के बीच में। और अगर वहीं बंदा अब हमें कहे कि आपका वेक्टर, आपकी फोर्स एक्स एक्सिस से 90 के एंगल पर लग रही है, तो हमें फौरी पता चल जाएगा कि हमारी फोर्स की डायरेक्शन वाई एक्सिस में है, इस डायरेक्शन में है। तो ये तो था बच्चों हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़, जिसको यूज़ करते हुए हमने किसी भी पॉइंट की, चाहे वो 2D में था चाहे वो 3D में हो, हम उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं। और इसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को भी बता सकते हैं। बच्चों कभी भी स्केलर को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि स्केलर की तो हमारे पास डायरेक्शन भी नहीं होती, स्केलर की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। तो इसी तरह हम स्केलर को कभी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस नहीं करेंगे। आप देखेंगे, आप आगे जितना भी पढ़ेंगे, हमेशा अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात होगी तो वो वेक्टर की होगी। तो ये तो था बच्चों हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, उसके सारे कंसेप्ट को क्लियर किया। फिर हमने देखा कि फिज़िक्स में उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अब हम देखते हैं कि इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में से जो इम्पोर्टेंट MCQs PPSC और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, हम अब उसको देखते हैं। तो कुछ भी नहीं, बड़े ही ईजी से हमारे पास MCQs होंगे। बस आपने कंसेप्ट जो आपको पढ़ाया है आपने उसको अच्छी तरह यूज़ करना है, तो आपके सारे MCQs ठीक हो जाएंगे। वहीं मैं MCQs की स्टेटमेंट पढ़ूंगा, नीचे ऑप्शन आएंगे, तो आपने उसमें से किसी को चूज़ कर लेना है। तो हमारे पास जो पहला हमारे पास MCQs है वो ये है कि अगर x कोऑर्डिनेट 2i है और y कोऑर्डिनेट हमारे पास 3j है, तो बताएं उन कोऑर्डिनेट्स की हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगी, इस वेक्टर की जो इन कोऑर्डिनेट से मिलकर बन रहा है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो इसको देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका, तो ये, तो हमारे पास y में कितना है 3, और ये सपोज करो हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, और ये हमारे पास 3 आ गया। और x में कितना है 2, 1 2, तो ये हम ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, और हमने इसको ऐसे मिला दिया। तो वो हमारे पास अब इस पॉइंट की मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, जो कि इस ओरिजिन से हमारे पास दूर था, और इसकी ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड बतानी है। तो कुछ भी नहीं करना, जो हमारे पास i के साथ था उसका स्क्वायर, जो हमारे पास j के साथ था उसका स्क्वायर, उसके ऊपर हमने अंडर रूट डाल देना है, तो वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बता देगा। तो अब अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, और ये हमारे पास d वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा और ये हमारे पास 9 बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा 13। तो 13 हमारे पास 13 का अंडर रूट इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड था। तो अगर ऑप्शन में अब हमारे पास 13 होगा कहीं पे भी, तो हम उसके ऊपर टिक कर देंगे जब भी हमें ये 13 अंडर रूट नज़र आएगा। तो ये तो था हमारे पास पहला MCQ। अब हम देखते हैं कि दूसरा MCQ क्या है। अब वो कहता है कि अगर आपके पास 10 न्यूटन की फोर्स x कोऑर्डिनेट में लग रही है, तो बताएं उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा। एक दफ़ा दोबारा सुन लें स्टूडेंट, अगर वो कह रहा है कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट और फोर्स की मैग्नीट्यूड x कोऑर्डिनेट में 10 न्यूटन है, तो बताएं उस फोर्स का y कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो ऑप्शन हमारे आपके पास होंगे 5 न्यूटन, बी आपके पास होगा 7 न्यूटन, सी आपके पास होगा 10 न्यूटन,
और डी आपके पास होगा स्टूडेंट 0 न्यूटन। तो आपने सोच के टिक करना है कि अगर किसी फोर्स का एक्स कोऑर्डिनेट 5 न्यूटन है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो स्टूडेंट उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब 0 क्यों होगा? 0 स्टूडेंट इसलिए होगा क्योंकि उसने हमें बता दिया है कि एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि सारी की सारी फोर्स अब सिर्फ और सिर्फ एक्स की तरफ लग रही है, उसका कोई भी हिस्सा वाई की तरफ नहीं है, तो इसीलिए उसका वाई वाला हिस्सा 0 होगा। सारी की सारी फोर्स हमारे पास एक्स की तरफ लग रही है। ये तो था बच्चों हमारे पास दूसरा MCQ। अब जो तीसरा MCQ था वो ये है कि हमारे पास 3D में कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। दोबारा सुन लें, स्पेस में 3D में हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ऑप्शन आपके पास होंगे 2 कोऑर्डिनेट, बी ऑप्शन होगा आपके पास 5 कोऑर्डिनेट और सी ऑप्शन आपके पास होगा 3 कोऑर्डिनेट। तो आपने ध्यान से देखना है कि स्पेस में हमें कितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे पास जब भी स्पेस की बात होगी तो उसमें एक्स वाई जी 3 कोऑर्डिनेट होंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा 3 कोऑर्डिनेट। और जो चौथा हमारे पास MCQs है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि हमारे पास जो प्लेन है वो कितने कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है। दोबारा स्टूडेंट, प्लेन हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट से मिलकर बन रहा है। तो ऑप्शन फिर हम आपके पास होंगे 5 कोऑर्डिनेट, बी आपके पास होगा 2 कोऑर्डिनेट, सी आपके पास होगा 3 कोऑर्डिनेट। तो वहीं अब स्टूडेंट वो पूछ रहा है प्लेन की बात, पहले तो स्पेस की बात थी, हमने फौरी कह दिया कि स्पेस में हमेशा 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जी। और वो अब पूछ रहा है कि 2D में प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं या प्लेन कितने कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है। तो प्लेन में हमेशा 2D में एक्स और वाई होगा। ये हमारे पास ये वाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है, इसमें हमेशा 2 ही कोऑर्डिनेट है, एक ये एक्स वाला है और एक ये एक्स वाला हो जाएगा और ये हमारे पास वाई वाला हो जाएगा। तो हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट का इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो थे बच्चों हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंपॉर्टेंट MCQ जो कि PPSC और बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि इस हमारे पास टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ सकते हैं जो कि ECAT और MCAT के बच्चों के लिए, तो अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये बेसिक से हमारे पास टॉपिक्स हैं, इसलिए इनसे बेस बनती है। आगे हमने इन न्यूमेरिकल का यूज़ करना है आगे, क्योंकि हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, बड़े बड़े होंगे, इसलिए उनके न्यूमेरिकल भी थोड़े मुश्किल होंगे। तो हमने इन कंसेप्ट को यूज़ करके उधर फिट करना, तो तब जाकर हमारे पास वो वाले न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम न्यूमेरिकल इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन कैसे सकता है। तो इसमें हमारे पास ये हमने बना लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D में। ये होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D। अब हमारे पास ओरिजिन से इस तरफ हमारे पास x होता है, इधर हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस, इधर हमारे पास प्लस पॉजिटिव x एक्सिस y एक्सिस और इधर हमारे पास होगा नेगेटिव y एक्सिस। अब ये जो आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये अक्सर ECAT जो बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने ध्यान से सुनना है। अब हमारे पास इधर ईस्ट होता है, इधर हमारे पास वेस्ट होगा, और अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो इधर हमारे पास आ जाएगा नॉर्थ और इधर आ जाएगा साउथ। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये हमारे पास साउथ। अब जब भी कोई वेक्टर रीजन से ऐसे होगा और x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा तो हम उसको कहेंगे ये वाला वेक्टर हमारे पास ईस्ट ऑफ साउथ में है। किस में है? ईस्ट ऑफ साउथ में है। अगर कोई वेक्टर ऐसे हो और वो हमारे पास इस y एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा हो तो उसको हम कहेंगे कि ये वाला वेक्टर हमारे पास नॉर्थ ऑफ ईस्ट में है। अब इसी तरह अगर कोई वेक्टर ऐसे हो और वो हमारे पास इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो तो उसको हम कहेंगे कि ये वाला वेक्टर हमारे पास वेस्ट ऑफ नॉर्थ में है। और इसी तरह अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में हो और इस एक्सिस के साथ हमारे पास ये वाला एंगल बना रहा हो तो उसको हम कहेंगे कि ये वाला वेक्टर हमारे पास साउथ ऑफ
वेस्ट में होगा। स्टूडेंट अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है वो साउथ और नॉर्थ में 2 मीटर से मूव कर रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि साउथ ऑफ नॉर्थ कितना होता है, किधर होता है। तो इसलिए आपने इस को ध्यान से देखना है और याद करना है। इसको याद करने का ये मेथड है कि जिससे स्टार्ट हो रहा है उसको हमने एंड पे रखना है। एंगल जिस एक्सिस से स्टार्ट होगा उसको हमने एंड पे रखना है। इसमें एस से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हमने एंड पे रख दिया। इसमें हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसको हमने एंड पे रख दिया। इधर हमारे पास नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है तो उसको भी हमने एंड पे रख दिया। इसी तरह ये वाला वेक्टर वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसी तरह इसको भी हमने बाद में रखा। मतलब कि जिस एक्स के साथ हमारे पास एंगल वेक्टर स्टार्ट होगा उसको हमने बाद में रखना है। अब ये तो था हमारे पास ये सारा कि इस तरह इसमें किस तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल को। ये तो था, आपने याद रख लेना है। अब हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल आता है। अब न्यूमेरिकल की बच्चों जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, एक फोर्स है जो कि 5 न्यूटन की फोर्स है। कितनी फोर्स है? 5 न्यूटन की फोर्स है और वो हमारे पास 45 एंगल पर है। किस डायरेक्शन में? वो हमारे पास है ईस्ट ऑफ साउथ में। तो वो कहते हैं इसको ड्रा करो। ये एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड, एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 न्यूटन है और वो एंगल कितना बना रही है? 45 का। तो वो कहता है इसको ड्रा करो ईस्ट ऑफ साउथ में। तो सबसे पहले अब देखेंगे इसको याद करते हुए कि हमारे पास ईस्ट ऑफ साउथ है किधर। तो जब हमने देखा कि हमारे पास ईस्ट ऑफ साउथ है किधर, तो ये हमें नज़र आया, मतलब कि ये वाला हिस्सा, इसी हिस्से में हमारे पास अब ये वाला वेक्टर ड्रा होगा। तो इसको हमने बना लिया। अब इसी एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ईस्ट ऑफ साउथ है। अब उसने कहा कि ये हमारे पास उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है? 5 न्यूटन। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन थी और वो एंगल कितना बना रहा है? 45 का। तो 45 का जब वो एंगल बना रहा है और उसकी 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है तो उसको ड्रा करें तो हमें पता चल गया ये हमारे पास ईस्ट था, ये हमारे पास होगा साउथ। और अब हमने ड्रा करना है इस वेक्टर को ईस्ट ऑफ साउथ में। तो हमने पता कि 45 का एंगल बच्चों कहाँ पे होता है? बिल्कुल एक्स और वाई के दरमियान में। एक्स और वाई के दरमियान में 45 का एंगल होता है। तो यहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट होता हुआ इधर पहुँचा, 5 न्यूटन इसकी मैग्नीट्यूड बनी और इसका साउथ के साथ कितना एंगल बना? 45 का। तो इस तरह हमारे पास इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ये बच्चों इंपॉर्टेंट था सबसे ज़्यादा कि हमारे पास ईस्ट ऑफ साउथ किधर होता है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ किधर होता है। अगर कोई वेक्टर किसी इस हमारे पास डायरेक्शन में मूव करे तो उसको कहाँ पे फाइंड करना है, तो ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो ये तो था हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का आज वाला टॉपिक। तो सबसे पहले हमने देखा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, उसको हमने अच्छी तरह समझा। फिर हमने कहा कि वो किसी भी पॉइंट का पोजीशन और डायरेक्शन बता सकता है। उसके बाद हमने कुछ हमारे पास MCQs थे, हमने उनको सोल्व किया। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल को सोल्व किया। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।